सबको नमस्कार। मैं धर्मात्मा कुमार विश्नोई इकोनॉमिक्स स्टडी बैंक पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी प्रोजेक्ट। सभी को नमस्कार। इकोनॉमिक्स स्टडी गाइड पर आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वह है राजस्व, अर्थ, परिभाषाएं, प्रकृति और क्षेत्र। ये बीए द्वितीय वर्ष के लिए प्रथम प्रश्न पत्र में राजस्व से संबंधित जो हमारा चैप्टर है उसमें है, और इसी चैप्टर से संबंधित जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है वो है अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत को समझने से पहले हम जो है आपको आज इस टॉपिक में पब्लिक फाइनेंस यानी राजस्व या इसको कहेंगे लोक वित्त का अर्थ, परिभाषाएं, प्रकृति और साथ ही उसके क्षेत्र के बारे में हम विवेचना करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए बच्चों, यानी जो पब्लिक फाइनेंस है, अंग्रेजी का जो शब्द है ये पब्लिक फाइनेंस, अंग्रेजी के दो शब्द, एक पब्लिक दूसरा फाइनेंस। पब्लिक शब्द का अर्थ होता है सार्वजनिक या लोक, और फाइनेंस का अर्थ होता है वित्त अर्थात आय और व्यय। तो यहाँ पर पब्लिक फाइनेंस का जो अभिप्राय है यानी सार्वजनिक सत्ताओं के आय व्यय का अध्ययन अर्थशास्त्र के जिस विभाग में हम करते हैं, आपको मालूम है अर्थशास्त्र के 5 विभाग है, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। तो अर्थशास्त्र का वह विभाग जो सार्वजनिक सत्ताओं अर्थात पब्लिक फाइनेंस से संबंधित जो हमारी सार्वजनिक सत्ताएं हैं उनको डाल्टन ने कहा है राज्य सरकारें, केंद्र सरकार और निगम निकाय जो होते हैं, नगर पालिका होती है, नगर निगम होते हैं, है ना, टाउन एरिया होती है। तो ये जो सभी है ये सार्वजनिक सत्ताओं में आते हैं और इनकी आय व्यय का जो अध्ययन है हम पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत करते हैं। तो ये तो हुआ पब्लिक फाइनेंस का अर्थ। अब हम चर्चा करेंगे पब्लिक फाइनेंस की परिभाषाओं की, डिफिनेशन की, यानी राजस्व की परिभाषा। तो देखिए राजस्व की जो परिभाषाएं हैं उनको हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है अत्यधिक व्यापक वर्ग की परिभाषाएं, जिसमें हम डाल्टन की परिभाषा को लेते हैं, वेस्टिब्यूल की परिभाषा को लेते हैं और साथ ही हम लेते हैं फिडलेस-राज की परिभाषा को। उसके बाद आता है व्यापक अर्थ की परिभाषाएं, इसमें लुटरस की परिभाषा है, इसमें एडम स्मिथ की परिभाषा है, और लास्ट में हम जो यानी वर्ग है यानी संकुचित अर्थ की जो परिभाषाएं है उसमें प्रोफेसर जे.के. मेहता की परिभाषा है और साथ ही टेलर की परिभाषा है। तो आइए इन परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले व्यापक अर्थ की परिभाषा। जैसे मैंने आपको बताया राजस्व की परिभाषाओं को हम 3 वर्गों में बांटते हैं। पहला वर्ग है व्यापक अर्थ वाली परिभाषा, या व्यापक अर्थ में राजस्व की परिभाषा, है ना। तो आइए तो व्यापक अर्थ में राजस्व की जो परिभाषाएं हैं उसमें सबसे पहले डाल्टन की परिभाषा है। प्रोफेसर डाल्टन ने क्या कहा है, राजस्व का संबंध सार्वजनिक सत्ताओं के आय व्यय तथा पद्धति से है जिसमें आय व्यय का समायोजन किया जाता है। ठीक है। इसके बाद दूसरी जो परिभाषा है यह है प्रोफेसर वेस्टिब्यूल के मतानुसार। प्रोफेसर वेस्टिब्यूल ने क्या कहा है, सार्वजनिक वित्त अर्थात राजस्व, पब्लिक फाइनेंस, सार्वजनिक वित्त अर्थात राजस्व, सार्वजनिक सत्ताओं के आय व्यय तथा उनके पारस्परिक संबंध, वित्तीय प्रशासन तथा नियंत्रण से संबंध रखता है। आय व्यय
तथा उनके पारस्परिक संबंध, वित्तीय प्रशासन तथा उसके नियंत्रण से संबंध रखता है। कौन? राजस्व यानी सार्वजनिक वित्त। ठीक हो गया। अब है तीसरी परिभाषा हमारी है पीडीएस राज की परिभाषा। पीडीएस राज में क्या है? राजस्व का विज्ञान उस पद्धति या प्रणाली से संबंधित है, मेथड से, यानी राजस्व का विज्ञान उस पद्धति या प्रणाली से संबंधित है जिसके द्वारा सार्वजनिक संस्थाएं अपनी आय प्राप्त करती हैं और उसे व्यय करती है। आय प्राप्त करती है और उसे व्यय करती है। तो ये व्यापक अर्थ की परिभाषाएं थी। इन परिभाषाओं में जो कंपनियों की आय होती है उनको भी सम्मिलित किया गया। सार्वजनिक संस्थाएं तो आप समझ ही गए होंगे, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, निगम, ये तो है ही। इसके साथ साथ जो कंपनी है ना, निजी और सार्वजनिक कंपनी, तो उनकी आय व्यय को भी इसमें सम्मिलित किया जा रहा है। और इसी क्रम में ये इसको हम कह सकते हैं कि विस्तृत अर्थ की परिभाषा है, जबकि पब्लिक फाइनेंस में हम सार्वजनिक संस्थाओं की आय व्यय का ही अध्ययन करते हैं। चलिए अब हम व्यापक अर्थ के रिवाइड जो डिफिनेशन है उनको देखते हैं। तो सबसे पहले लुटियंस की जो परिभाषा है उसके अनुसार राजस्व उन साधनों की प्राप्ति, संरक्षण और व्यय से संबंधित है जो सरकारी कार्यों को चलाने के लिए आवश्यक है। राजस्व उन साधनों की प्राप्ति, संरक्षण तथा व्यय करने से संबंधित है जो सरकारी कार्यों को चलाने के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार से देखिए प्लेहन के शब्दों में, प्लेहन में क्या कहा है? राजस्व वह विज्ञान है, राजस्व वह विज्ञान है जो राजनीतिज्ञों के उन भौतिक साधनों को पाने और प्रयोग से जो राज्य के कार्यों को उचित रूप से पूरा करने के लिए आवश्यक है। ठीक है। अब यहां पर देखिए एडम स्मिथ, आप तो जान लीजिए अर्थशास्त्र के जनक हैं, तो उन्होंने क्या कहा है? राजकीय आय तथा राजकीय व्यय की प्रकृति तथा सिद्धांतों की खोज को राजस्व कहा जाता है। बहुत प्यारी परिभाषा है उनकी, तो आप इन परिभाषा को याद कर लीजिए। एक परिभाषा और है प्रोफेसर श्रीमती हिक्स के मतानुसार राजस्व के अध्ययन में उन रीतियों प्रणालियों की व्याख्या की जाती है जिसके अनुसार शासन संस्थाएं जनसाधारण के हितार्थ धनराशि एकत्रित करके सामूहिक आवश्यकता की संतुष्टि हेतु उनका प्रयोग करती है। तो ये जो परिभाषा है श्रीमती हिक्स की परिभाषा है, आप इसको भी बहुत अच्छा करके याद कर लीजिए। तीन परिभाषा हमने आपको अत्यधिक व्यापक अर्थ वाली बताई है, साथ ही यहाँ पर तीन परिभाषाएं हमने लिखित रूप से आपको व्यापक अर्थ की बताई है, और चौथी परिभाषा प्रोफेसर श्रीमती हिक्स की जो परिभाषा उन्होंने बताई है कि राजस्व के अध्ययन में उन रीतियों और प्रणालियों की व्याख्या की जाती है जो जिसमें शासन संस्थाएं जनसाधारण के हितार्थ धनराशि एकत्रित करके सामूहिक संतुष्टि हेतु खर्च करती है। तो ये जो परिभाषा है, अगर इसको आप क्या कर लेते, यहाँ पे 7 परिभाषाएं आपको अभी तक प्राप्त हो जाती है। और चूंकि ये आपका बीए है, बीए स्टेमियर है, तो जितना आप ज्यादा से ज्यादा परिभाषा इसमें लिखेंगे उतने ज्यादा अंक आपको प्राप्त होंगे। तो साथियों, अभी जो हमने व्यापक अर्थ की जो परिभाषाएं बताई हैं, इन परिभाषाओं में जो कहने के पूर्व में जो परिभाषा बताई अत्यधिक व्यापक अर्थ की, तो उनकी तुलना में इन्होंने राजस्व का जो यानी क्षेत्र है उसको संकीर्ण किया है। साथ ही ये व्यापक अर्थ वाली जो परिभाषाएं हैं राजस्व की विषय वस्तु पर विकास डालने में असमर्थ हैं, और साथ ही इन्होंने क्या किया है कि राज्य के यानी कि राजस्व के अध्ययन को इन्होंने सार्वजनिक सत्ताओं के आय व्यय से सीमित कर दिया है। और आय व्यय में भी निश्चित नहीं है कि आय और व्यय में मौद्रिक और अमौद्रिक आय
इसमें सम्मिलित होगी या नहीं होगी, तो यानी राजस्व का जो अध्ययन है उसको अनिश्चित भी बना दिया इन्होंने। तो यहाँ पर इन परिभाषाओं की ये आलोचना रही है। आइए अब हम संकीर्ण अर्थ की परिभाषाओं पर विचार करते हैं। तथा साख संबंधी शब्दों का अध्ययन है। राजस्व राज्यों के मौद्रिक तथा साख संबंधी कई साधनों का अध्ययन है। इसी क्रम में एक और परिभाषा यहाँ है प्रोफेसर टेलर के शब्दों में। टेलर ने क्या कहा है, एक संगठित समूह के रूप में सरकार की संस्था के अंतर्गत, संगठित समूह के रूप में सरकार की संस्था के अंतर्गत राजस्व जनता के वित्त से संबंधित होता है, जनता के वित्त से संबंधित होता है। सरकार के वित्त में सरकारी कोषों को जुटाना तथा व्यय करना सम्मिलित होता है। यानी सरकारी कोषों को जुटाएं, एकत्रित करें और उन्हें जो है खर्च करें। तो ये जो परिभाषा है, टेलर की परिभाषा है, ये संकीर्ण अर्थ की परिभाषा है। अब ये संकीर्ण अर्थ की जो परिभाषा है, इसमें जो है कहिए कि राज्य की यानी राजस्व को जो है सार्वजनिक सत्ताओं के केवल मौद्रिक आय और मौद्रिक व्यय तक ही सीमित कर दिया गया। ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि राजस्व का क्षेत्र जो है अत्यधिक संकीर्ण हो गया है। ठीक है। तो यहां अगर हम चाहें तो जो परिभाषा अभी तक हमने आपको बताई है, उन परिभाषाओं के आधार पर एक सरल और संक्षिप्त तथा स्पष्ट परिभाषा हम इन शब्दों में आपको बता सकते हैं कि राजस्व वह विज्ञान है जो सार्वजनिक आय, व्यय, ऋण तथा वित्तीय शासन के मूल सिद्धांतों का और राज्य की तत्व संबंधी क्रियाओं का समाज और अर्थव्यवस्था पर होने वाली प्रतिक्रिया का अध्ययन करता है। अब आप ये देखिए, सरकार जो भी क्रियाकलाप करती है जो कि राजस्व से संबंधित है, चाहे वो करों को एकत्रित करना हो, नए कर लगाना हो, ठीक है, या सार्वजनिक व्यय करना हो, या सार्वजनिक ऋण प्राप्त करना हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है, सार्वजनिक आय हो, सार्वजनिक ऋण है, सार्वजनिक व्यय है, तो उसका जो प्रभाव है वो निश्चित समाज पर पड़ता है, अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, और इन क्रियाओं का यानी कि इन प्रतिक्रियाओं का जो भी राजस्व की क्रियाएं हैं उनका जो कहिए प्रभाव समाज पर और अर्थव्यवस्था पर देखने को पड़ता है, तो उसका अध्ययन राजस्व के अंतर्गत हम करते हैं। तो यहाँ राजस्व की परिभाषाएं आपको स्पष्ट हो गई है। अब जो हमारा मूल विषय है कि प्रकृति और क्षेत्र, नेचर एंड स्कोप और पब्लिक फाइनेंस, तो इसको हम आगे आपको समझाएंगे। यहाँ अगर ये जो परिभाषाएं आपको हमने बताई है, इन परिभाषाओं को आप ढंग के साथ में याद कर लें तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण मुझको लगता है आपके लिए क्वेश्चन है, यानी कि पब्लिक फाइनेंस की मॉडर्न टाइम में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम इसी को समझाते हैं। तो साथियों, आपको भी हमने जो है अभी तक राजस्व की परिभाषाएं विस्तार पूर्वक समझा दी है। साथ ही हमने आपको ये बताया कि राजस्व की परिभाषा को हम 3 वर्गों में विभाजित करके जो है उसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहला जो वर्ग है अत्यधिक व्यापक अर्थ वाली परिभाषाएं, फिर हमने बताया व्यापक अर्थ की परिभाषाएं, और उसके बाद लास्ट में संकीर्ण अर्थ वाली परिभाषाएं। और फिर इन सब परिभाषाओं को बताने के बाद हमने आपको बताया कि हम अपने शब्दों में किस प्रकार से विज्ञान यानी कि राजस्व की परिभाषा कर सकते हैं। चलिए अब राजस्व की प्रकृति पर विचार करते हैं। तो देखिए, राजस्व की जो प्रकृति है, अर्थात हमने ये देखना है
नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस में कि राजस्व जो है विज्ञान है अथवा कला है। अब बात जहां तक विज्ञान की है, विज्ञान आप उसको 3 प्रकार में भी बांट सकते हैं, 2 प्रकार में भी बांट सकते हैं, क्योंकि जब हम पढ़ते थे तो हमारी किताब में 3 प्रकार से विज्ञान का वर्गीकरण किया गया था कि विज्ञान को 3 भागों में बांटते थे। एक वास्तविक विज्ञान जिसको हम कहते हैं रियल साइंस, दूसरा होता है आदर्श विज्ञान जिसको हम कहते हैं आइडियल साइंस, और तीसरा जो था वर्णनात्मक विज्ञान जिसको हम डिस्क्रिप्शन साइंस के नाम से जानते हैं। तो मतलब ये 3 प्रकार से बांटते थे, लेकिन आज की तारीख में हम 2 प्रकार आपको बता रहे हैं। मनुष्य के समस्त ज्ञान को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं, एक विज्ञान दूसरा कला, साइंस एंड आर्ट। और वास्तविक विज्ञान, विज्ञान को 2 वर्गों में बांटेंगे, वास्तविक विज्ञान, आदर्श विज्ञान। वास्तविक विज्ञान का संबंध क्या है, कैसा है, कहाँ है ना, इत्यादि प्रश्नों का उत्तर देता है वास्तविक विज्ञान। और आदर्श विज्ञान बताता है क्या होना चाहिए, वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये जो आदर्श विज्ञान है ये क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, प्रश्न का उत्तर देता है। और कला, कला जो है वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मार्ग सुझाती है। चलिए वास्तविक विज्ञान की सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। विज्ञान को हम 2 अर्थों में परिभाषित कर सकते हैं, एक संकीर्ण अर्थ में विज्ञान की परिभाषा कर सकते हैं, विस्तृत अर्थ में विज्ञान की परिभाषा कर सकते हैं। ठीक है, संकीर्ण अर्थ में जब हम विज्ञान की परिभाषा करते हैं तो देखिए, एक होती है क्रिया, दूसरा होता है कारण, और तीसरा होता है परिणाम। क्रिया, कारण, परिणाम। क्रिया और कारण के पारस्परिक संबंध के आधार पर परिणाम की व्याख्या करने वाला शास्त्र विज्ञान कहलाता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम आप जानते हैं, किसी वस्तु को आकाश की ओर फेंको, क्या होता है, तुरंत जमीन पे गिर जाती है। क्यों, क्या कारण है, पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। परिणाम क्या होता है, गिर जाती है। जैसे H2O, ना पानी का सूत्र है H2O, हाइड्रोजन का 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु, आपस में मिला के पानी बन जाएगा। तो कारण क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक समान अनुपात में जो है मिलन, और परिणाम पानी का बनना। समझ गए होंगे। तो विज्ञान के नियम जो होते हैं वो क्रिया कारण के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करते हैं। तो एक संकीर्ण अर्थ में हम विज्ञान की परिभाषा कर सकते हैं, लेकिन आदर्श विज्ञान क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपको वास्तविक विज्ञान में, जैसे हमने बताया विज्ञान की परिभाषा, तो विज्ञान की परिभाषा में हमने आपको संकीर्ण अर्थ की परिभाषा बता दी, ठीक है। और व्यापक अर्थ की परिभाषा, किसी भी विषय का क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। किसी भी विषय का क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है, ठीक है। विज्ञान को हमने 2 भागों में बांटा है, आदर्श विज्ञान, वास्तविक विज्ञान। वास्तविक विज्ञान का संबंध क्या है, प्रश्न से है, और आदर्श विज्ञान का संबंध क्या है, क्या होना चाहिए, प्रश्न से है। वास्तविक विज्ञान नियमों सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है, यथा स्थिति या वस्तु स्थिति की सही व्याख्या कर देता है, ठीक है।
अच्छाई और बुराइयों की ओर संकेत नहीं करता है, लेकिन नियमों की अच्छाइयों और बुराइयों की ओर जो संकेत करता है वो है आदर्श विज्ञान। ये बताता है कि वांछित लक्ष्य को किस प्रकार से प्राप्त किया जाना चाहिए। मान लीजिए जैसे बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी क्या होती है, किन कारणों से होती है, तो वास्तविक विज्ञान बताएगा। लेकिन बेरोजगारी को दूर किस प्रकार किया जाए, ये आदर्श विज्ञान बताएगा। कला उस मार्ग को बताएगी जिस मार्ग के द्वारा बेरोजगारी को समाप्त किया जाएगा। अब बात यहां आती है कि राजस्व जो है वो किस प्रकार का विज्ञान है। तो देखिए, राजस्व मानव विज्ञान के केवल एक अंश का अध्ययन करता है, एक निश्चित भाग का अध्ययन करता है, उससे संबंधित नियमों और सिद्धांतों का निर्माण करता है। कुछ ऐसे नियम और सिद्धांत हैं जिनकी व्याख्या केवल इसी विभाग के अंतर्गत, राजस्व के अंतर्गत ही की जा सकती है, अन्यों में नहीं की जा सकती। ठीक है। और जैसे अर्थशास्त्र का है, वैज्ञानिक जो अर्थशास्त्री होते हैं, वैज्ञानिक की बातें जो उनका लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, वो यथास्थिति वस्तु स्थिति की यानी सिद्धांतों और तथ्यों की विश्लेषणात्मक व्याख्या प्रस्तुत कर देना है। ठीक है। और यानी कि किस प्रकार से समाज की उन्नति के लिए उनका प्रयोग किया जाए, इसको भी उन्हें बताना है। तो दो तथ्य यानी उनको पालन करने होते हैं, उनका अनुसरण करना होता है उनको। अब जहां तक राजस्व की बात है, तो राजस्व जो है वो वास्तविक विज्ञान भी है और आदर्श विज्ञान भी है। ठीक है। और वास्तविक विज्ञान जैसे किसने कहा है, इसका जो पिटीशन है, उन्होंने कहा कि वास्तविक विज्ञान के रूप में एक ऐसा पुंज है जो वस्तु स्थिति का विवेचन करता है, और आदर्श विज्ञान एक ऐसा विज्ञान का पुंज है जो लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग बताता है। कृष्ण ने कहा है कि वास्तविक विज्ञान ज्ञान के क्रमबद्ध पुंज को हम कह सकते हैं। वास्तविक विज्ञान हम ज्ञान के क्रमबद्ध पुंज को कह सकते हैं, और आदर्श विज्ञान हम ज्ञान के उस पुंज को कहते हैं जो आदर्शों का निर्माण करता है या स्थापना करता है। और इस प्रकार वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान में वस्तु स्थिति और आदर्श का ही अंतर होता है। ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। वास्तविक विज्ञान की बात करें तो वास्तविक विज्ञान तो उसकी कभी प्रयोगशाला होती है। वास्तविक विज्ञान ऐसे विषयों का प्रयोग करता है जो निर्जीव होते हैं। नियम बना दिए, सिद्धांत बना दिए, और सिद्धांतों का अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इस पहलू पर कोई गौर नहीं करता है। जबकि आदर्श विज्ञान नियमों की अच्छाइयों और बुराइयों पर प्रकाश डालता है। वो क्या होना है, क्या होना चाहिए, इस बात को स्पष्ट करता है। बात समझ रहे हैं? राजस्व एक ऐसा विज्ञान है जो अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र की सीमा पंक्ति पर खड़ा है। ये डॉल्टन का क्वेश्चन है। डॉल्टन का ये क्वेश्चन है तो महत्वपूर्ण, इसको कोई दोहराई नहीं, लेकिन अर्थशास्त्र से राजस्व को अलग करके देखना जरा थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। और राजस्व की क्रियाएं राजनीति को जोड़ती है, और राजनीतिक शास्त्र जो है वो अर्थशास्त्र से एक तरीके से बहुत ही ज्यादा जुड़ा हुआ है। आपको मालूम ही है, पहले उसका नाम ही पॉलिटिकल इकोनॉमी था, राजकीय अर्थव्यवस्था था,
तो बाद में अलग हुआ 8 साल, स्वतंत्र विषय बना। तो राजस्व और हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र की सीमा पंक्ति पर खड़ा है। तो इस प्रकार से राजस्व वैज्ञानिक नियम सिद्धांतों का निर्माण करता है वास्तविक विज्ञान के रूप में। वो संपूर्ण मानव ज्ञान का तो अध्ययन करता नहीं है ना, मानव ज्ञान के एक अंश का अध्ययन करता है। ऐसे नियम सिद्धांत है जो केवल राजस्व में ही जिनका परीक्षण कर सकते हैं, जिनकी सत्यता को प्रमाणित किया जा सकता है। ठीक है, वैज्ञान कहिए कि एक विज्ञान होने के नाते, एक वास्तविक विज्ञान होने के नाते करारोपण के क्या प्रभाव होते हैं, ठीक है, इसको स्पष्ट करता है। करारोपण के जो लक्ष्य हैं, उससे जो आय प्राप्त होती है, उस आय का किस प्रकार से सदुपयोग होना चाहिए कि अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धांत को प्राप्त किया जा सके, अधिकतम सामाजिक कल्याण के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके, इसको जो है एक आदर्श यानी वास्तविक विज्ञान होने के नाते, एक आदर्श विज्ञान होने के नाते राजस्व बताता है। जैसे बजट की बात करें तो बजट स्वयं अपने आप में कला है। एक संतुलित बजट, घाटे का बजट और अधिशेष बजट, किस प्रकार का बजट की आवश्यकता है ना, तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बजट का निर्माण विभिन्न कई कि जो सामाजिक योजनाएं चलाई जाती हैं, उन योजनाओं में जो धन का आवंटन होता है वो किस प्रकार से किया जाए ताकि अधिकतम सामाजिक कल्याण उत्पन्न हो सके। तो ये सारी बातें कला के क्षेत्र में राजस्व को ले जाती है और इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजस्व जो है वो कला भी है और साथ साथ वो विज्ञान भी है। यानी कि राजस्व एक वैज्ञानिक की भांति खोज सिद्धांतों का निर्माण और खोज से संबंधित है और कला के रूप में वो निर्देशन भी देता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन है कासों का। तो इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि राजस्व विज्ञान भी है, कला भी है, ये दोनों। तो ये चर्चा आपको अच्छी लगी होगी। इसके बाद हम जो है राजस्व की विषय वस्तु की बात कर ले। तो राजस्व की विषय वस्तु में 4 बड़े विभाग हैं, ठीक है। पहला है सार्वजनिक आय। सार्वजनिक आय में यानी सार्वजनिक आय का मतलब है राजकीय संस्थाओं को प्राप्त होने वाली आय किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है, उन सभी स्रोतों का अध्ययन सार्वजनिक आय के अंतर्गत करेंगे। सार्वजनिक आय किस प्रकार से एकत्रित होनी चाहिए, करारोपण के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, करारोपण कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर क्या है, परोक्ष कर क्या है, अनुपातिक कर क्या है, प्रतिगामी कर क्या है। दुनिया भर के कर जो है वो सार्वजनिक आय का प्रमुख स्रोत है। दान है, उपहार है, विदेशी अनुदान होते हैं, है ना। बहुत सारी कंपनियों से प्राप्त आय होती है। तो सरकार की जो आय के विविध स्रोत होते हैं, तो उन सबसे जो यानी आय प्राप्त होती है उसका अध्ययन करते हैं सार्वजनिक आय के रूप में। इसके अलावा सार्वजनिक ऋण, सरकार जो है जनता से ऋण प्राप्त करती है, जिसको हम सार्वजनिक ऋण करते हैं, कहते हैं। तो सार्वजनिक ऋणों का शोधन किस प्रकार से होता है, सार्वजनिक ऋण किस प्रकार से, बॉन्ड आपने सुना होगा, बॉन्ड, विद्या विकास पत्र, किसान विकास पत्र, NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह। तो ये सब जो है सरकार जो है इन बॉन्ड्स के जरिए जनता से कर यानी कि ऋण प्राप्त करती है। इसमें जैसे इंदिरा विकास पत्र है, 5,000 की कीमत का है, तो जनता खरीदती है 5,000 रुपए में, 5 साल के लिए खरीद 5,000 रुपए सरकार को मिल गए। इसी प्रकार से NSC वगैरह है।
और दुनिया भर के बहुत समय समय पर सरकार जनता से ऋण लेती है। तो सार्वजनिक ऋणों को सरकार को चुकाना भी होता है। सार्वजनिक ऋणों का शोधन बोलेंगे हम उसको। तो सार्वजनिक ऋण, उनकी प्रकृति कैसी होती है, सरकार किस किस से ऋण प्राप्त करती है, ये सारी बातें उसके अंदर आएंगी। फिर इसके अलावा सार्वजनिक व्यय, तो आजकल तो आप देखते हैं ना सरकार कितने प्रकार के खर्च करती है, सड़कों पर, पुलों पर, बिजली पर, पानी पर, शिक्षा पर, चिकित्सा पर, सुरक्षा पर, यानी कितने प्रकार के सार्वजनिक व्यय आज सरकार करती है। सार्वजनिक व्यय यानी जैसे वृद्धा अवस्था पेंशन देनी है, समाज के विभिन्न वर्गों को आर्थिक सहायता देनी है, जो हमारे व्यापारी वर्ग है उनको सहायता देनी है। तो ये सारे कार्य उनमें सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। सार्वजनिक उत्पादन, उसमें भी तो राजस्व के जो 4 बड़े विभाग है, ये राजस्व के विभाग हैं, जिसको हम राजस्व की विषय वस्तु कह सकते हैं। और इन सबके साथ में जुड़ा हुआ है आर्थिक कल्याण, सामाजिक कल्याण, ठीक है। तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र आज विशेष है। तो कल्याण की योजनाएं वगैरह सरकार बनाती रहती है, तो राजस्व के अंतर्गत आती है ना। आपको मालूम ही है, कभी मंदी का दौर चलता है, कभी तेजी का दौर चलता है, व्यापार चक्र चलता है, सरकार को उसी तरीके से राजस्व यानी अपना सरकारी व्यय करना होता है, उसी प्रकार से आय प्राप्त करनी होती है। सरकार की आय और व्यय जो है अर्थव्यवस्था को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। राजस्व का महत्व धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। आप एक बात और नोट कीजिए, राजस्व एक आश्रित विज्ञान है, स्वतंत्र विज्ञान नहीं है। वो बहुत अधिक अंश में अर्थशास्त्र और पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान दोनों पर आधारित है और सीमा पंक्ति पर स्थित अर्थशास्त्र की और पॉलिटिकल साइंस की डाल्टन का प्रदर्शन। साथियों, अर्थशास्त्र की प्रकृति में समझाई आपको। अगर अच्छा लगा लाइक कमेंट कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अगले वीडियो में हम आपको राजस्व के महत्व पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।